नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी क्रांतिकारी हस्ती की जिन्होंने अकेले दम पर शिक्षा और सामाजिक न्याय की एक ऐसी मशाल जलाई जिसने इतिहास ही बदल दिया। नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। अब ये जो लाइन है, उठो, जागो, शिक्षा प्राप्त करो, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये तो सावित्रीबाई की एक कविता का आह्वान था। और सच कहें तो यही उनके पूरे जीवन के मिशन का निचोड़ भी था। एक ऐसा मिशन जिसमें भारतीय समाज की नींव तक हिलाकर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक शिक्षा क्रांति शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम सावित्रीबाई फुले की जिंदगी की कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अकेली महिला ने करोड़ों लोगों के लिए ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। तो कहानी शुरू करने से पहले उस दौर को समझना बहुत ही जरूरी है जिसमें सावित्रीबाई ने अपनी आंखें खोली। जरा सोचिए, ये एक ऐसा समय था जब हमारा समाज जाति और लिंग के नाम पर बुरी तरह से बटा हुआ था। उस जमाने की सोच आप देखिए कुछ ऐसी थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला देकर यह समझाया जाता था कि भाई समाज में जो ये ऊंच नीच है ना, ये तो भगवान की देन है और इसे बदला नहीं जा सकता। और यह सिर्फ मौकों की कमी नहीं थी, नहीं, ये तो कंट्रोल करने का एक पूरा सोचा समझा सिस्टम था। मतलब ज्ञान को कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ही रखो ताकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए शक्तिहीन बना रहे। ये थी कोशिश। लेकिन ऐसे ही दमनकारी माहौल में एक क्रांतिकारी साझेदारी ने जन्म लिया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिराव फूले, इन दोनों का रिश्ता ही उनके मिशन का सबसे बड़ा कारण बना। देखिए, 1831 में सावित्रीबाई का जन्म हुआ और महज 10 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फूले से हो गई। लेकिन जो बात सच में असाधारण थी वो ये थी कि उनके पति ने शादी के ठीक बाद उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। सोचिए, उस दौर में ये एक ऐसा कदम था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यही वो सोच थी जिसने उनकी इस साझेदारी को एक मिशन में बदल दिया। वे दोनों ये बात अच्छी तरह समझते थे कि एक महिला को पढ़ाना लिखाना असल में एक पूरे समाज को शिक्षित करने का पहला कदम होता है। तो यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। जब उन्होंने इस सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश की तो उन्हें इतने भारी विरोध का सामना करना पड़ा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साल था 1848। ये साल भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी साल सिर्फ 18 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर बनी। उन्होंने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल जो शुरू किया था। लेकिन मुश्किल ये थी कि विरोध सिर्फ बाहर वालों ने नहीं किया। सोचिए, उनके अपने ससुर ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। समाज के नियम तोड़ने की ये पहली कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। और ये तो बस शुरुआत थी। जरा उस रास्ते के बारे में सोचिए जिस पर वो हर रोज स्कूल जाती थीं। लोग उन पर पत्थर, कीचड़, यहां तक कि गोबर फेंकते थे हर दिन। लड़कियों को पढ़ाने जाने के लिए उन्हें ये सब झेलना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इस नफरत का जवाब नफरत से बिल्कुल नहीं दिया। पता है वो क्या करती थीं? वो उन पर हमला करने वालों से कहती थीं, जब मैं अपनी बहनों को पढ़ाने का ये पवित्र काम करती हूं तो तुम्हारे फेंके गए पत्थर या गोबर मुझे फूलों की तरह लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अब ये उनके बेमिसाल साहस, उनकी करुणा और उनके अटूट इरादे को दिखाता है। लेकिन सावित्रीबाई का काम सिर्फ स्कूलों और क्लासरूम तक ही नहीं रुका। नहीं, उनकी नज़र तो एक पूरे सामाजिक सुधार पर थी। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को सम्मान और बराबरी का हक मिले। आप उनके काम की रेंज देखिए। शिशु हत्या रोकने के लिए घर शुरू करना, अछूत माने जाने वाले लोगों के लिए अपना कुआं खोल देना, अकाल के समय 52 फूड सेंटर चलाना, विधवाओं के हक के लिए लड़ना। मतलब उन्होंने समाज के हर उस कोने में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जहां कोई और जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। और ऐसा नहीं है कि ये बातें हम आज कह रहे हैं। उनके समय के एक विचारक थे मामा परमानंद। उन्होंने कहा था कि ज्योतिराव से ज्यादा तो उनकी पत्नी तारीफ के हकदार हैं। ऐसी त्यागी महिला तो पढ़ी लिखी ऊंची जातियों में भी मिलना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि उनके काम को उस जमाने में भी कितना बड़ा और जरूरी माना जाता था। तो सवाल ये है कि सावित्रीबाई ने जो मशाल जलाई थी उसकी रोशनी आज हम तक कैसे पहुंच रही है। चलिए अब ये देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। साल था 1897। ये वो साल था जब वो हमें छोड़कर चली गईं। लेकिन उनकी मृत्यु भी उनकी सेवा और करुणा की एक मिसाल बन गई। हुआ ये कि प्लेग की महामारी फैली हुई थी
उन्होंने एक अछूत समुदाय के बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर उठाया और अस्पताल ले गई, और इसी दौरान ये बीमारी उन्हें भी लग गई। यही उनके जीवन का अंतिम बलिदान था। उनकी करुणा वो जाति और धर्म की हर दीवार से बहुत ऊपर थी। और आज भी उनके विचार उतने ही जरूरी हैं। जैसे आज हम बात करते हैं ना कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि प्राइमरी हेल्थ केयर का भी सेंटर होने चाहिए। ये आइडिया सीधे सीधे उन्हीं के काम से प्रेरित है। और उनकी स्थायी विरासत का एक जीता जागता सबूत है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक का नाम उनके नाम पर है। ये इस बात को पक्का करता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को कभी ना भूलें। तो देखिए, सावित्रीबाई ने तो अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान की लौ फैलाने में लगा दी। आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, अगर ज्ञान ही वो चीज है जो हमें पशु जैसे जीवन से अलग करती है, तो आज के दौर में इस ज्ञान को एक दूसरे से साझा करने की हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है?